Today is 15th October and this is Edexcel Physics IAL unit number 1 and it is our second class on work, energy and power. We have discussed formula sheet and basics of this chapter just before recording and now we are going to start our class. The question number 4 is I consider I have bought an electric car and this electric car when I bought then I am given this specification of the car. ठीक है जनाब? In this specification, some extra knowledge also additional information is also given on the website, and this additional information is the maximum engine power is 80 kilowatts. It is given. ठीक है जनाब? Maximum engine power 80 kilowatts. This is power. Okay. Then you are given then you are given the velocity of the car from 0 to 28 meter per second in just 11.5 सेकेंड. क्या मतलब किसी कार का इंजन जितना पावरफुल होता है उतने कम टाइम में हाई स्पीड पे पहुंचा देता है. इंजन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतने कम टाइम में हाई स्पीड पे पहुंचा देगा. तो कंपनी ने बताया है कि हमारी कार का जो इंजन है ना वो जस्ट विद इन 11.5 सेकेंड कार को 0 से 28 पे पहुंचा देता है. कार का मास इतना है. क्वेश्चन है कि बताइए जो बात ऊपर वेबसाइट पे लिखी हुई है ये बात वेदर डिड्यूस वेदर यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. हो सकता है कि ये बात सही लिखी हो और हो सकता है कि ये बात गलत लिखी हो. ठीक है जनाब? आपने चेक करके बताना है कि इंजन की पावर 80 किलोवाट्स है या नहीं है. ठीक है जनाब? तो एएस की फिजिक्स में क्वेश्चन पूछने का स्टाइल थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑल दो के फॉर्मूलाज वही पुराने. ठीक है जनाब? तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट पावर ऑफ इंजन. सर हाउ डू यू कैलकुलेट पावर ऑफ इंजन? वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर. सर पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला. अच्छा, in this question the car is running. when a car is running तो बेटा उस्मा अस्सलाम वालेकुम. उस्मा हमें बताइए अगर कोई कार भाग रही है तो which kind of energy the car acquires? if the car is running which kind of energy the car acquires? कार भाग रही है, कार में कौन सी एनर्जी आ जाती है? बिल्कुल सही सर, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम. डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. हाफ को मैंने 0.5 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज हाफ द मास ऑफ द कार 1500 एंड द वेलोसिटी ऑफ कार. सर वेलोसिटी ऑफ कार reaches to 28 meter per second within a time of 11.5 seconds. And now you should calculate power with the help of calculator. जब आप कैलकुलेटर से पावर निकालते हो तो पावर आ रही है 51,000. कैलकुलेटर से पावर निकालिए, राउंड ऑफ कीजिए तो पावर आ रही है 51,000. एंड नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस पावर इनटू किलोवाट्स. यू नो 1000 3 zeros. 1000 kilo means 30, so I can replace 30 by kilowatts. So I have calculated the power of engine which I have found, sir, it is 51 kilowatts, whereas the company claiming its power is 80 kilowatts. So I have calculated the power, so I can deduce the information is wrong. The information is wrong. The correct statement is maximum engine power is not
80 kilowatts. So statement or information is wrong. So additional information is not correct. ये बेटा, it is the formula half mv square. The kinetic energy equation is half mv square. ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हाफ एम बी स्क्वायर को बेटा मैंने 0.5 लिख दिया था, मैं फ्रैक्शन में बचना चाह रहा था। अच्छा जी, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट मैथमेटिकली डिफरेंट डिफिकल्ट। एंड नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटा जुरेश, जो मैं काम कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा क्लास के आखिर में, और आपको पीडीएफ भी आ जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो लिखने पे फोकस नहीं कीजिएगा, स्पेशली जुरेज, समझने पे फोकस कीजिएगा। Now the question is there is a rope and we are applying force F on the box by rope। ठीक है जी, and the box is moving in this direction। ठीक है, आपको पता मैंने कल पढ़ाया था कि वर्क इक्वल्स, मेरा नहीं ख्याल कर सकते हैं। अरे चले आप बता दें, चले बता दें, आप बता दें। जी बिल्कुल सही होगा, आपने सही कहा। ठीक है, फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, इट इज एफ कॉस थीटा एंड दिस एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजेंटल है, फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजेंटल है। तो वी हैव डन दिस फॉर्मूला इन द लास्ट क्लास। कल की क्लास में बेटा हमने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है कि वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा इफ फोर्स मेकिंग एंगल थीटा, if force making angle theta, then we resolve force into horizontal component and its horizontal component is f cos theta. So final result is f d cos theta। So question is very simple। And now question number 6। In this question number 6 you are given कि एक पावर स्टेशन है, it produces electrical power and its mean power is 3500 megawatts। This is the mean power, we are given power, and now you have to calculate how much energy produced in an air। You have to calculate energy produced in an air। Okay, so I am calculating energy। Sir, we are given power is 3500 mega, 3500 mega, you know mega means exponent 6, you should know kilo means 1000, mega means exponent 6, and giga means exponent 9। In this question we are given power megawatts, so I wrote exponent 6। And what is the time in an year? So the time in an year is 3.2 exponent 7। So if you multiply these two numbers, then you can determine what is the energy produced। So I think it will be D। ठीक, सवाल आसान है इसलिए मैं कैलकुलेटर में आपको नहीं उलझा रहा। आप सिर्फ ये देखें, वी आर गिवन पावर, वी आर गिवन टाइम, we can calculate energy, and the energy result is exponent 17। Energy result is exponent 17। Very simple question। And now another question। The question is, we know the unit of energy is joule, we know the unit of energy is joule, but in commercial unit of electricity the unit of energy is kilowatt hour। We know the unit of commercial electricity is kilowatt hour। You have to explain why the kilowatt hour is a unit of energy। So I am going to explain। So the explanation is, you know energy is the product of
power into time. And if I ask you, what is the unit of power? So unit of power may be watts or may be kilowatts. The unit of time, so the unit of time may be hour, maybe minute, maybe second. So for this question, I am using the time unit is kilowatt. So you can see the unit of power is kilowatts, the unit of time is hour. So yes, the unit of energy is kilowatt hour. एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर होती है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी इंग्लिश मार दीजिए। मैंने यूँ लिखा कि यूनिट ऑफ पावर, जो मैं काम मैथमेटिकल कर चुका हूँ बस उसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ। यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट्स, यूनिट ऑफ टाइम इज आवर, thus unit of energy is kilowatt hour. The unit of energy is kilowatt hour. ठीक है जनाब, पावर की यूनिट वॉट भी होती है, पावर की यूनिट किलोवाट भी होती है, एनर्जी की यूनिट हम लिख सकते हैं किलोवाट आवर। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि पहले स्टोरी सुना रहे कि वन रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू ट्रायल द रिमूवल ऑफ द स्पीड लिमिट ऑन सम रोड्स। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड इन एन ऑनलाइन फोरम डिस्कसिंग दिस इशू। ठीक है, कमेंट 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 गौर से पढ़िएगा। जब कोई कार रोड पर बहुत तेज चलती है, ठीक है जनाब, ये किसी ने लिखा है, इट इज नॉट फिजिक्स स्टेटमेंट। किसी ने लिखा है कि अगर कार रोड पे बहुत तेज चलती है तो इसका बेटर फ्यूल इकोनॉमी हो जाती है। जितनी तेज कार चलती है उतनी बेटर फ्यूल इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है जनाब, और फिर लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न कार्स आजकल चल रही हैं वो मोर एफिशिएंट हैं अगर उनको 200 की स्पीड पे चलाएं देन 100 की स्पीड से। आप स्लो कार चला रहे हैं, आप फास्ट कार चला रहे हैं, तो किसी ने बताया कि 200 पे मोर एफिशिएंट है। अच्छा, फिर किसी ने रिप्लाई लिखा है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई ओनली रिप्लाई, यू हैव टू जस्टिफाई रिप्लाई। ओके, you confuse efficiency with fuel consumption. You cannot get better fuel economy at higher speed. ठीक, अच्छा जी सर, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। एडेक्सेल की फिजिक्स में सम टाइम इस तरह का इंडिकेटिव क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई मैथमेटिकल काम नहीं करना होता, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। ठीक है जनाब, तो इस क्वेश्चन में जो बात कहने जा रहे हैं उस बात को समझाने से पहले मैं आपको एक आसान सी एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं आपको इस बात पे लेकर आ सकूंगा। ठीक है जनाब, बात क्या है जरा गौर से सुनिएगा। बात जनाब ये है कि कुछ लोग कार की एफिशिएंसी को रिलेट करते हैं कि कार कितनी फास्ट भागती है। ठीक है जनाब, कितनी तेज कार चलती है। ठीक है जनाब, और हम कह सकते हैं कि जो बच्चे सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पेट्रोल की वो अहमियत नहीं है खरीदने में जो हम पाकिस्तानी या इंडियन फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो पेट्रोल बहुत महंगा लगता है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बंदा सऊदी अरब या दुबई में रहता है वो जब गाड़ी खरीदता है तो वो देखता है यार गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल है, और उसकी पावरफुल से एफिशिएंसी को रिलेट करता है कि मेरी गाड़ी यार बड़ी एफिशिएंट है, बहुत तेज भागती है। लेकिन कोई पाकिस्तानी या इंडियन होगा ना तो वो चेक करेगा, क्योंकि पेट्रोल हमें बहुत महंगा लगता है। ठीक है जनाब, तो वो चेक करेगा कि यार कितना फ्यूल कार कंज्यूम करती है। ठीक है जनाब,
जितना कम फ्यूल कंज्यूम करेगी, ठीक है जनाब, मैं बोलूंगा यार मेरी कार बड़ी अच्छी है, बहुत कम फ्यूल यूज करती है, ठीक है ना। तो पहले तो ये वाली बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं ऊपर ये जो बात कह रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है या नहीं। अब्दुल्ला, मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। अब्दुल्ला, आप तो आप रहते हैं सऊदी अरब में, नहीं बल्कि आप तो रहते हैं दुबई में। तो दुबई वाले के लिए ये वाली बात सही है ना, कि दुबई में, सऊदी अरब में मेंटेलिटी ये होती है कि गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल है। जितना पावरफुल इंजन होता है, पावरफुल इंजन का मतलब कितनी हाई स्पीड पे जाता है, आप उसको कहते हो कि यार ये कार बड़ी एफिशिएंट है, बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। और यकीन करें, हम पाकिस्तानी इसी बात पे चलते हैं कि पेट्रोल कितना कम इस्तेमाल करती है। जितना कम इस्तेमाल करती है ना, हम कहते हैं यार ये कार बड़ी बेहतरीन है। तो तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिजिक्स में ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह की बात को रिलेट कर रहा है। जल्दी से बताओ, पहले ये वाली बात समझ में आती है जो बात मैंने बोली है? अब्दुल्ला, आ रही है ना ये वाली बात समझ में? अच्छा, अब जरा इसका आंसर सुनो। अच्छा, आंसर सुनाने में अगर मैं अपने पास से कहानी सुनाऊंगा ना, तो मैं लगा दूंगा बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट ईयर किसी बच्चों को पहले पढ़ाया हुआ होगा, तो इसका आंसर मैंने कॉपी पेस्ट मारा होगा, तो जल्दी से मैं वो आंसर आपको पढ़वाना चाह रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। मेन बात मैंने आपको सुना दी है, ठीक है। एक और बात मैं आपको सुना दूं, फिर मैं इसकी मार्किंग स्कीम पढ़वाने जा रहा हूँ। ये बताइए, जब रोड पे कार चलती है या कोई भी गाड़ी चलती है, तो जितनी हाई स्पीड पे गाड़ी चलती है, ठीक है ना, जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी ना सर, उस पर एयर का ड्रैग उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी तेज स्पीड होगी, ड्रैग उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक। और जितना ज्यादा ड्रैग हो जाएगा, जितना ज्यादा ड्रैग हो जाएगा, तो इंजन को उतना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना होगा, ठीक है जनाब। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन के आंसर पे जा रहे हैं। अब जो मैंने बातें की उन बातों को 2 मिनट के लिए इग्नोर कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को बेटा गौर से पढ़िएगा। सुनिए, क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर, जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है, तो जितनी हाई स्पीड होती है ना, एयर का ड्रैग उतना ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा एयर का ड्रैग हो जाता है, उतना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। और ये फ्यूल कंजम्पशन मेंटेन रखने के लिए, सॉरी, हाई स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, हाई स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आपको ग्रेटर फ्यूल कंजम्पशन देना होगा, ठीक। अच्छा, आखिर में कमेंट्री जरा सुन लें। एफिशिएंसी ऑफ इंजन में इंक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ इंजन में इंक्रीज, ठीक है जनाब, विद स्पीड, यानी स्पीड के लिहाज से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्पीड के लिहाज से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बट द फ्यूल इकोनॉमी डिक्रीज, फ्यूल इकोनॉमी डिक्रीज, ठीक। अब इससे ज्यादा मैं कमेंट्री करके सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन एक दफा आ चुका था एग्जाम में, यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता। मैथमेटिकल क्वेश्चन उसी टाइप के आ सकते हैं, लेकिन बस इस वाली बात को आप जहन में रख लें। और मैं ये वाली शीट अभी आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो सर, जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी ना, जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी, तो सर, जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी, गाड़ी को उतना ज्यादा ड्रैग एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ड्रैग एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। और जब फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जनाब, तो फ्यूल इकोनॉमी खराब हो जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी खराब हो जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो ये जो रिप्लाई है, जिस रिप्लाई के ऊपर हमने जस्टिफिकेशन देनी थी, वो जस्टिफिकेशन ये है कि यू कैन नॉट गेट बेटर फ्यूल इकोनॉमी एट हायर स्पीड। तो जो बात लिखी भी है, उसी को हमने जस्टिफाई करना है। देखिए, समटाइम क्वेश्चन होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ है ना, उसकी बुराइयां निकालनी है। और यहाँ लिखा हुआ है जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब जो लिखा है उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। उसवा, आपसे पूछना चाहूंगा, बेटा उसवा, अगर क्रिटिसाइज लिखा हो तो क्या करना होता है, और जस्टिफाई लिखा हो तो क्या करना होता है? जल्दी से उसवा बताइए। हाँ, और जस्टिफाई का मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, ठीक है ना। हाँ में हाँ मिलाना समझते हो? जो लिखा है ना, उसी की फेवर में बातें करनी है।
ठीक है। जब वो खुद कह रहा है कि इस रिप्लाई को जस्टिफाई करना है, तो जो वो बात कह रहा है मैंने वही बात बोलनी है, ठीक है ना। तो वही बात बेटा मैंने बोल दी कि व्हेन स्पीड इज हाई ड्रैग इज हाई, when drag is high then fuel consumption increase, and fuel consumption increase you cannot get better fuel economy at higher speed। हाई स्पीड के ऊपर आपको फ्यूल की इकोनॉमी अच्छी नहीं मिल सकती, फ्यूल की इकोनॉमी खराब हो जाती है। तो जस्टिफाई का मतलब इसकी हाँ में हाँ मिलाना है। उसमें बेटा आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ में हाँ मिलाना है, ठीक है। एंड नाउ अनदर क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन बेटा यहाँ गलत इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है पीएमटी वालों ने, क्योंकि दिस इज क्वेश्चन फॉर डीफॉर्मेशन चैप्टर। डीफॉर्मेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं हुक्स लॉ, ठीक है ना। हुक्स लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है। हुक्स लॉ में क्या होता है, फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ होता है, ठीक है। और आप सबको पता है फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर किसी स्प्रिंग को आप वर्टिकली हैंग कर दें और दूसरे एंड के ऊपर लोड लटकाना शुरू कर दें, तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते जाओगे एक्सटेंशन इंक्रीज होती चली जाएगी। तो लोड एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड द ग्राफ ऑफ फोर्स एक्सटेंशन इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सर ये वही ग्राफ है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है बेटा, ये फोर्स पूरी नहीं है क्योंकि इसमें एम लिखा हुआ है, एम जी होता तब ये फोर्स हो जाती, ठीक है। अब करना क्या है सर, करना ये है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है ना। तो हम आपको डिफॉर्मेशन के चैप्टर में पढ़ाएंगे कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग, बेटा डिफॉर्मेशन के चैप्टर में पढ़ाएंगे वर्क डन ऑन स्प्रिंग इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अच्छा एरिया अंडर कर्व में ये बताइए कौन सी शेप बन रही है ट्राइंग यहाँ पर इस कर्व के नीचे। तो काफी बच्चे बोलेंगे सर ये वाला कर्व, तो आपको डिफॉर्मेशन के चैप्टर में बेटा पढ़ाएंगे हमेशा वो वाला एरिया लेते हैं जिसमें एक्सटेंशन जरूर आती है, ठीक है। डिफॉर्मेशन के चैप्टर में आपको इसकी लॉजिक बता पाएंगे, हमेशा वो वाला एरिया लेते हैं जिसके अंदर एक साइड एक्सटेंशन की आ रही है। सर फार्मूला वही होगा फोर्स इनटू एक्सटेंशन। इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन इज डेल्टा एक्स and force is weight, force is weight, and you know weight will be mg, weight will be mg, ठीक है ना। तो क्या बनीन आप हमें बता सकती हैं व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द वर्क डन ऑन स्प्रिंग, ए बी सी डी, व्हाट इज द आंसर बेटा बनीन, बनीन बेटा इसका आंसर है सी, ठीक है बेटा सी इसका आंसर है। बेटा हम आपको इस तरह सवाल पूछ के चेक कर रहे होते हैं ना बच्चा सो रहा है जाग रहा है क्लास में है या नहीं, ठीक है ना बेटा। अगर हम पूछे ही नहीं बच्चा इधर उधर हो जाए तो हमें क्या पता कि आप क्लास में है या नहीं, तो इसलिए हम आपसे सवाल पूछ के जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर and I am asking this question with Simra. Simra, this question is very simple. I will explain you, but can you answer first? What is the answer of this question? Because the question is very simple. जी Simra beta, consider this green line is the path of movement. Yes, sir. Mass m is moved from A to B, from A to B, and you have to calculate work. And consider from A to B the distance is D, and do not focus what is the answer। जी बेटा आप मुझे बता सकती हैं सिमरा, the object is moved from A to B, what is the work done? Yes, yes, you are right sir। No 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 no, remember, देखिए पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बात बताऊं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जमीन से ऊपर लेके जाते हैं ना बेटा, तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। If an object is lifted upward, it means we are doing work against gravity. We are doing work against gravity. And you know, gravity means
gravitational force, and remember gravitational force is always weight. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज वेट। ठीक है, अब बेटा मुझे ये बताएं, वेट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? सर वेट की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। एंड इफ द फोर्स इज वर्टिकल डाउनवर्ड, then height must also be parallel with the force. So this green line is not parallel with the blue line. If I ask you what is the length of this blue line, what is the length of this blue line, then you will say, so the length of the blue line is h. Length of the blue line is h. So you are right, sir, work है force into displacement, but force equal to weight, weight is mg. And displacement, sir, I will not use this displacement because this displacement is not parallel with the force of gravity. The parallel displacement is h, which is parallel, which is parallel with the force of gravity. Force of gravity acting downward, h is vertical, it is parallel. So the work done against gravity on the object is mgh. It is mgh. G, Simra, is it clear or not? If an object is moved from A to B, the force acting on the object is force of gravity, and this force is mg. So displacement must be parallel with the force. Displacement must be parallel with the force. So parallel displacement is h. So h is the parallel displacement, force is the weight, so the energy or work done will be mgh. So the right answer is C. Simra beta, is it clear? Okay, okay. I am explaining. I am explaining. If someone asks, sir, the first thing, we are moving this object against force of gravity ना? अरे चले ऐसा करते हैं, एक मिनट रुके. If I change the question, ठीक है, I am changing the question according to your question. Okay, consider this is a slope, and on this slope I am pushing this object in this direction, and consider the object is covering distance d from here to here, distance d from here to here, and this angle is theta, this angle is theta. Okay, and consider I am applying force F, I am applying force F, and consider this height is h, this height is h. Okay, acha, if I am giving you answer in terms of h, then you know work done will be mgh, work done will be mgh. But if I ask you to write the answer in terms of d, then work will be f into d. ठीक, अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं सर इसके अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व करें, तो यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन d, एंड h इक्वल टू d साइन थीटा, h इक्वल टू d साइन थीटा। ठीक है जनाब, आई होप कि सिमरा को कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला। अच्छा सिमरा, मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ उसको समझाने का। ये बताओ सिमरा, इफ यू आर पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो बताइए विच फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड टू विच दिस फोर्स इज ओवरकमिंग। इन द लास्ट क्लास आई taught you, if an object is placed on a slope, then mg sin theta acting downward. Do you remember? mg sin theta, mg sin theta always act downward, mg sin theta always act downward. So if I ask you work is equal to force into displacement, then force will be mg sin theta, force will be mg sin theta into d, mg sin theta into d. If you are pushing this object in upward direction, then obviously you are exerting force equal to mg sin theta, and the object covering distance d.
So equation becomes mg sin theta into d. But I am interested to write this answer in terms of h. हाँ बेटा सिमरा, आपने कहा सर इसमें h लेकर आए, तो जरा और से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ. सर if you apply sin theta in right angle triangle, then sin theta will be h upon d, and this h is equal to d sin theta. So if you replace this d sin theta, if you replace this d sin theta, then this d sin theta is equal to h. So both answers are correct. Only the difference is this answer is in terms of h and this answer is in terms of d. If you are using distance d, then there will be sin theta, and if you are using height, then there is no d sin theta. Simra beta, is it clear or not? Because now it is 100% explained. Simra, is it clear? है ना कि you can write work. हाँ बेटा बोले बोले. जी जी, वो हम देखिए बेटा क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें आंसर किस फॉर्म में दिया है. आप जरा मुझे देख के बताइए उसवा, क्या इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन एनी आंसर इन टर्म्स ऑफ डी? आप बताइए, इसमें से कोई भी आंसर इन टर्म्स ऑफ डी है? आप बताएं. नहीं है, कोई आंसर नहीं है. सो वी सिलेक्टेड आंसर इन टर्म्स ऑफ एच. ठीक है, बट बोथ आंसर आर इक्वेलेंट. यू कैन सी बोथ आर इक्वेलेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग इंक्लाइन प्लेन इज एम जी साइन थीटा. ठीक है जनाब, तो एम जी साइन थीटा इंटू डी. तो अगर क्वेश्चन में डी की फॉर्म में आंसर लिखना है तो फोर्स होगी एम जी साइन थीटा, और अगर हाइट की फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन होगी एम जी एच. आई थिंक इट इज 100% क्लियर. ठीक है, और ये भी बता दूं कि अभी मैं आपको जब लेटेस्ट पास पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ये वाली चीज वहां पर आएगी. दैट इज वाई आई थिंक सिमरा आस्क दिस क्वेश्चन, वाई डिड नॉट आई यूज साइन थीटा. तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन. ठीक है बेटा. अच्छा बेटा जुरेश, कुछ कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या चल रहा है जुरेश? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि तुमने अभी काइनेमेटिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, डायनेमिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, एंड यू आर स्टार्टिंग ए लेवल फिजिक्स डायरेक्टली फ्रॉम वर्क एनर्जी पावर. ठीक है, तो मैं आपको कल इंडिविजुअल टाइम दूंगा. ठीक है, और चाहें तो अभी आप क्लास में बैठे, और चाहें तो आप क्लास लीव भी कर सकते हैं अगर बोर हो रहे हो. तो कल मैं आपको इंशाल्लाह डे टाइम के अंदर लेके बैठता हूँ. सुबह आप कितने बजे उठ जाते हो सो के? अच्छा, अगर इतना जल्दी तो मैं भी नहीं उठूंगा. 6 बजे, चले आप 6 बजे उठिए. लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं आपको कल सऊदी टाइम 10 बजे का टाइम दूंगा. ठीक है, तो 10 बजे का अगर मैं आपको टाइम देता हूँ तो कल आप 10 बजे मेरे साथ बैठे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको शुरू से फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ताकि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आने लगे. ठीक है, और मैंने आपकी अम्मी को प्लान दिया है कि जी बोले, दोबारा बोले. हाँ हाँ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है. बस मैं ही बोल रहा हूँ, आप बोर मत होइएगा कहीं समझे कि पता नहीं सर ने मुझे फंसा दिया यार. ठीक है, आपकी मर्जी है, आप बैठे. लेकिन आपकी जो ओरिजिनल क्लास है वो टुमारो इट विल बी एट 10 o'clock. ठीक है. अच्छा जी, now I am starting the next question, that is question number 11. The weight of an object is 7 Newton, and now we are raising this object from 2 meter height to 8 meter height. We are raising the object from 2 meter height to 8 meter height. Okay, and they're asking calculate change in gravitational potential energy. Sir, potential energy formula is mg height, but you can see I am using delta. This is read as delta. Delta means change. Delta means in physics this is a symbol of change. So whenever there is change, we draw delta. So we are calculating change in potential energy, gravitational potential energy. Mg, you know, mg is the weight of the block. Weight of the block is 7 meter. Banin, can you answer me how much height is changed? Not a total height. I am asking how much height is changed. It is 6 meter. From 2 meter to 8 meter, it is 6 meter. So 7 6 are 42. So the right answer is A. So the right answer is A. ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन
इज अगेन एन इंडिकेटिव क्वेश्चन। इंडिकेटिव क्वेश्चन यार अभी हम इतने सारे ऊपर कर चुके हैं, मेरा नहीं दिल कर रहा कि अभी मैं ये वाला कराऊं। ठीक है, ऑल्दो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला इंडिकेटिव। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंडिकेटिव सिंपल था। अच्छा जी, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन। मैथमेटिकल क्वेश्चन, इस मैथमेटिकल क्वेश्चन में आज की जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तो मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप इस बॉक्स को रीड कीजिएगा मेरी क्लास के बाद। अभी मैं रीड करवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, आप रीड कीजिएगा। ठीक, अभी मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ तो जरा सुनिए। क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ लोड which is lowered down. There, this is a load, and this load is lowered down. ठीक है, ये बताइए when it is lowered down, सही, तो it will lose gravitational potential energy. It will lose gravitational potential energy, and this gravitational potential energy is used to produce electricity. ठीक है जनाब, कोई इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मेथड बताया है। उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या रखा है वो पढ़िएगा। ये एक नई इलेक्ट्रिसिटी है, इसका नाम है ग्रेविट्रिसिटी। ग्रेविट्रिसिटी, इट इज इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी है जो हम ग्रेविटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा जी एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, कोई इलेक्ट्रिसिटी है विच वी आर प्रोड्यूस बाय ग्रेविटी एंड इट इज कॉल्ड ग्रेविटिसिटी। पर ये पढ़िएगा जरूर ये क्या बोला है इसने। ठीक है, पढ़िएगा जरूर। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि सर हमने ऊपर से ना एक लोड को लोअर डाउन कर दिया। व्हेन इट इज लोअर डाउन, ठीक है जनाब, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज पावर आउटपुट। ओके, इट इज पावर आउटपुट। पावर आउटपुट को बेटा मैं लिख रहा हूँ पी ओ, एंड दिस ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। Power output is 15 megawatts. We are given power output. We are given efficiency 80%. What they are asking, I don't know. I don't know. ये बताइए अगर efficiency given हो, तो we have a formula power output divided by power input, and if it is in percentage, then we should multiply with 100। ठीक है, क्या पूछ रहा है उसको अभी इग्नोर मार रहा हूं मैं, कैलकुलेट तो करके दिखाऊंगा, बट गिव मी 1 मिनट। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन है कि यू आर गिवन एफिशिएंसी 80%, पावर आउटपुट 15 मेगावाट्स, पावर इनपुट आई कैन कैलकुलेट, सो आई एम फर्स्ट कैलकुलेटिंग पावर इनपुट विदाउट थिंकिंग व्हाट शुड आई हैव टू कैलकुलेट। सर पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी into 100। Sir, what is power output? Sir, we are given power output, and power output is 15 megawatts। 15 megawatts, mega means exponential। Sir, efficiency 80%। तो कोई बच्चा मेरी हेल्प करके बताया व्हाट इज पावर इनपुट। व्हाट इज पावर इनपुट? जी बेटा, व्हाट इज पावर इनपुट? पावर 6 मेरे समझ में आया, इससे पीछे कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा आराम से बोलिए। अच्छा, एक्सपोनेंट भी 7 था। ठीक है बेटा उस्मा, थैंक यू। ये उस्मा कैलकुलेटेड पावर इनपुट, इट इज 1.875 एक्सपोनेंट 7। ठीक है। अच्छा उस्मा, मुझे ये बताइए कल की क्लास के अंदर हमने आपको पावर का कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया है, वी हैव कैलकुलेटेड पावर, जिसमें स्पीड आती हो? जल्दी से बताइए कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें स्पीड आती हो पावर के फॉर्मूले में। उस्मा, बिल्कुल सही सर, इट इज फोर्स टाइम वेलोसिटी।
एंड वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ना, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। ठीक। अच्छा ये बताइए, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया ना हो भी क्या रहा है, कि कोई लोड है, उस लोड को ऊपर से ये ड्रॉप कर देते हैं। और अब ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है जनाब, ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरते वक्त उस पर कितनी फोर्स लग रही होती है, उस वक्त आप ही मुझे बताइए। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिएगा, व्हाट फोर्स एक्टिंग टू फॉल द ऑब्जेक्ट डाउन। अरे यार, कौन सी फोर्स है जो उसे नीचे गिरा रही होती है बेटा? विच फोर्स इज, हाँ हाँ बोले बोले। ऑब्वियसली ग्रेविटी, एंड दैट इज कॉल्ड वेट, that is called weight. Sir, weight of the object acting downward which is responsible for downward motion. कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो तो कौन सी फोर्स होती है जो उसे नीचे गिरा रही होती है? तो आप कहेंगे सर फोर्स ऑफ वेट, एंड यू नो फोर्स ऑफ वेट इज mg, फोर्स ऑफ वेट इज mg। सर वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, so velocity is equal to 1.875 exponent 7 divided by mg. And what is M? What is mass? Sir, mass is very heavy mass, 2500 tons. But you know, we cannot use tons in physics. Okay? It is mass into gravity. Gravity is 9.8. So we are given, sir, 1 ton equal to 1000 kg. So replace ton by 1000. Replace ton by 1000, and now you can calculate speed, and speed according to the marking scheme it is 0.76 meter per second. The speed is 0.76 meter per second. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको पूरी? और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जस्ट आफ्टर माई क्लास आई होप कि यू मस्ट रीड दिस बॉक्स, एंड इन दिस बॉक्स आई विल आस्क यू टुमारो what is graviticity, because there is one more question. This is one more question which we will discuss tomorrow. It is indicative question जो मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा। पर भाई जब ये होगा ना, जब आपने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा हुआ होगा, ये पैराग्राफ बेटा पूरा पढ़ के बैठिएगा, ताकि कल की क्लास में हम आपको इससे आगे की बात करा सकें। जो मैथमेटिकल पार्ट था वी हैव सॉल्व्ड, और मैथमेटिकल पार्ट यकीनन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में सर वी आर गिवन एफिशिएंसी, वी आर गिवन पावर आउटपुट, तो हमने एफिशिएंसी और पावर आउटपुट को देखकर फर्स्ट वी कैलकुलेटेड पावर इनपुट। सर व्हेन वी कैलकुलेटेड पावर इनपुट देन वी चेक कि कैलकुलेट क्या करना है। सर कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो उसवा टोल्ड अस कि सर पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन? सर फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, and weight, by using weight we calculated velocity. So with this velocity the object will be falling down। ठीक है जनाब, रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं। मनाइल बेटा आपके लिए हमने रिकॉर्डिंग की।